Well, students, now we shall discuss three things about transition elements. First is trend in standard electrode potential, second thermodynamic stability, and third is stability in solution. So before discussing this standard electrode potential, let us discuss the thermodynamic stability and the principle behind it. देखें, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की अगर जब भी आप ट्रांजिशन मेटल के किसी कंपाउंड की या किसी आयन की बात करते हैं, देन यू मस्ट ऑलवेज कीप वन प्रिंसिपल इन योर माइंड. The lower the ionization enthalpy of that particular oxidation state for a metal, stabler will be its compounds. मतलब आप किसी भी मेटल की किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे कॉपर +2 की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए निकल +2 की बात कर रहे हैं, या निकल +4 या क्रोमियम +4 की बात कर रहे हैं, और आप उसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें. जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहेगी, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल के जो है वो कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होंगी. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एक क्वेश्चन कुछ टाइम पहले बोर्ड के क्वेश्चंस में मैंने देखा था. वाई कंपाउंड्स ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आर मोर स्टेबल देन द कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, बट the compounds of nickel 4 positive are less stable than compounds of platinum 4 positive. मतलब निकल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्लेटिनम +2 के कंपाउंड से. लेकिन उलट हो जाता है जब निकल की 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स होते हैं और प्लेटिनम 4 पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स होते हैं. सो व्हाई दिस रिवर्सल ऑफ बिहेवियर इज देयर? बड़ी सिंपल सी बात है. निकल को निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए दो आयनाइजेशन एंथैल्पीज लगेंगे. आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2. पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए एनर्जी जितनी लगेगी, और दूसरा. तो निकल के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने में जो टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है IE1 + IE2, दैट इज लेसर than the first 2 ionization enthalpies of platinum, that is IE. Practically it is 2.49 into 10 raised to power 3, and it is 2.66 into 10 raised to power 3 किलोजोल पर मोल. सो निकल 2 पॉजिटिव, निकल से निकल 2 पॉजिटिव बनने के लिए कम एनर्जी खर्च होती है. प्लेटिनम से प्लेटिनम 2 पॉजिटिव बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है. तो प्लेटिनम 2 के कंपाउंड्स विल बी लेस स्टेबल दैन दैट ऑफ निकल 2. बड़ा सिंपली आप लिख सकते हैं, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ निकल 2 पॉजिटिव इज लेस देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव. देयरफॉर कंपाउंड्स ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आर मोर स्टेबल दैन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव. बट तो फिर निकल 4 और प्लेटिनम 4 में क्या हो गया? निकल 4 और प्लेटिनम 4 की जब बात की जाए तो निकल 4 पॉजिटिव, निकल से 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने के लिए वी नीड 11.29 into 10 raised to power 3 kilojoules ऑफ एनर्जी. और प्लेटिनम का केस हो तो इट नीड्स जस्ट 9.36 into 10 raised to power 3 kilojoules ऑफ एनर्जी. आप खुद ही देख लीजिए, निकल 4 पॉजिटिव की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ प्लेटिनम 4. सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ निकल 4 पॉजिटिव इज हायर देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्लेटिनम 4. देयरफॉर compounds of platinum 4 will be more stable than the compounds of nickel 4. तो ये था थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे एक शॉर्ट साइज का डिस्कशन. अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन. जैसे कोई भी मेटल है, उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn पॉजिटिव, तो वो दो मेटल्स हैं, दो अलग अलग मेटल्स हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी है. तो कोई मेटल जो है उसका जो सॉल्ट है या कंपाउंड है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल है, और दूसरी मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की है लेकिन उसका कंपाउंड सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल नहीं है या कम स्टेबल है. व्हाई दिस डिफरेंस? तो किसी भी
ऑक्सीडेशन की स्टेट की स्टेबिलिटी इन सॉल्यूशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डेल्टा एच टोटल। जब किसी मेटल को आप सॉल्यूशन में देखते हैं, इट नीड्स 3 स्टेप्स। वो मेटल पहले सॉलिड थी, आपने उस सॉलिड मेटल को हीट किया और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसमें जो एंथैल्पी लगती है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये जाहिर सी बात है, मेटल को हीट करना पड़ेगा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका साइन क्या होगा? इन एवरी केस इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ये खर्चे वाली बात है। फिर जब आपने मेटल को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगला स्टेप है आपने उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, यानी कि आप क्या करने जा रहे हैं? उसकी आयनाइजेशन करने जा रहे हैं। तो कौन सी एंथैल्पी इन्वॉल्व हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अगेन दिस इज पॉजिटिव। ये भी खर्चे वाली बात है, कोई भी मेटल खुद इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगी, हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा, हमारी एनर्जी का एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है इस स्टेप में भी। लेकिन जब मेटल का केटायन बन गया, पहले सब्लिमेशन हुई, फिर आयनाइजेशन हुई, फिर उसके बाद वो मेटल जब सॉल्यूशन में जाएगी, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी के कांटेक्ट में आएगी, तो आपको याद होगा जब भी कोई केटायन वाटर में जाता है तो वाटर उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाता है, लाइक दिस एनवेलप बना लेता है वाटर उसके इर्द। मेटल पॉजिटिवली चार्ज है तो वाटर अपना ओ मेटल की तरफ एक्सटेंड करेगा और यहाँ क्या बनेंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगे। और जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस मेटल जब वाटर में एंटर करती है, मेटल का केटायन, तब वाटर जो है उस मेटल को ट्रैप कर लेता है, एनवेलप बना लेता है। ठीक वैसा एनवेलप जैसे एक गीली बॉल को अगर आप रेत में फेंक दें तो रेत उसके साथ चिपक जाती है। तो मेटल इज लाइक ए वेट बॉल, और रेत की जगह हम क्या इमेजिन करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे, जब भी दो बॉडीज के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ये एकमात्र केस है जहां पे एनर्जी रिलीज होनी है, और इस रिलीज्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? आप हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड इट इज इन एवरी वे दिस इज नेगेटिव। सो अब आप ये याद रखें कि सॉल्यूशन में जाने से पहले मेटल को गैसियस फॉर्म में सब्लिमेट होना पड़ता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, फिर केटायन बनेगा। केटायन जब वाटर में जाएगा तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण एनर्जी रिलीज होती है। अब इन नटशेल किसी भी मेटल का सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी जो है इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। ये दोनों पॉजिटिव खर्चे, ये खर्चे वाली बातें जितनी कम हो उतना बेहतर, और फायदे वाली बात जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर। यानी कि सब्लिमेशन के लिए भी कम खर्चा आना चाहिए, आयनाइजेशन के लिए भी कम खर्चा आना चाहिए, लेकिन जब वाटर में जाएं आप तो आपको ढेर सारी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो, ताकि आमदनी ज्यादा और खर्चा कम वाली सिचुएशन में आदमी भी खुश रहता है। और सेम वे आप याद रखेंगे कि मेटल्स के लिए भी ये स्टेबिलिटी का सिंबल होता है अगर ऐसा होगा। अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल इट वुड बी। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो है जितना नेगेटिव उसकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी उतनी ही ज्यादा उस ऑक्सीडेशन स्टेट को माना जाता है। और यहाँ से हमने ये भी देख लिया है कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलेगी उतना ही मेटल की, उस मेटल केटायन की स्टेबिलिटी जो होगी एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। नाउ वी टेक अ लुक ऑन द ट्रेंड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स। अब ये देखें, ये है ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। यहाँ -1.5 से -1.5 वोल्ट से स्टार्ट किया टाइटेनियम ने, और फिर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो टाइटेनियम की -1.63 वोल्ट होती है
रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज़ नेगेटिव, ये 0 है, 0 से नीचे सभी नेगेटिव हैं। और फिर वेनेडियम जो होता है -1.18 है इसकी, क्रोमियम जो है -0.91, एंड देन मैंगनीज इज -1.18, और इसी तरह से आयरन जो है दैट इज -0.44, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एकमात्र ऐसा है जिसके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऐसे एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव नहीं है, ये 0 से देखिए ऊपर चला गया, इसकी +0.34 वोल्ट है। जिंक की अगेन इट इज -76, और ये एक और चीज़ नोटिसेबल है, जिंक ने बहुत लंबी छलांग लगाई है, इतनी मतलब पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब ये सारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की है, आपको ये बता दूं, सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिए गए हैं। सो यहाँ पे जिंक की देखिए कहीं भी इतना लंबी छलांग किसी ने नहीं लगाई है जितनी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बड़ी स्लोली बढ़ा है कोई भी वैल्यू, या कम हुई है तो भी स्लोली हुई है। जिंक के देखें बहुत एक्सेप्शनल छलांग लगाई है। सो यहाँ से एक चीज़ बनती है कि जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज़ हाईली स्टेबल, इट इज़ हाईली नेगेटिव, मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड। अगर हम पुराना ट्रेंड देखें तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल हम यहाँ जैसे उम्मीद करते थे, मतलब नेगेटिव ही होनी थी, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं जितनी इसने शो की है। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन कि व्हाई जिंक 2 पॉजिटिव हैज एक्सेप्शनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बाकी सब नेगेटिव हैं तो कॉपर क्यों पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, एक ये बनता है। फिर मैंगनीज के लिए भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, देखिए ये ग्राफ अच्छा खासा ऐसे ऐसे चल रहा था और ये कहाँ नीचे डिप कर गया, तो मैंगनीज की रिडक्शन पोटेंशियल हम उम्मीद करते थे यहाँ जैसे कुछ आएगी, लेकिन है क्या प्रैक्टिकली यहाँ पे है। सो व्हाई दिस वेरिएशन, ऐसी वेरिएशंस यहाँ पे भी आई हैं। निकल की भी जितना ये इतनी एक्सपेक्ट की जाती थी कि इस तरह से आएगी, इसकी होगी तो नेगेटिव ही रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा नेगेटिव है। सो अब ये ग्राफ अगर आपने देख लिया हो तो ग्राफ में एक चीज़ जो नोटिसेबल है वो ये है कि अगर आप कॉपर और जिंक को भूल जाएं बाकी थी, तो जनरल ट्रेंड क्या है, ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम। इवन ये तो पॉजिटिव ही हो गए, इसको मैं तभी तो कह रही हूँ, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दें। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, द रिडक्शन पोटेंशियल अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज हैज नो स्पेसिफिक ट्रेंड, बड़ा जिसको बोलते हैं बिल्कुल रूल्स के अनुसार नहीं, बट फिर भी एक जनरल ट्रेंड है। द रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग फ्रॉम मोर नेगेटिव या इज ग्रोइंग फ्रॉम मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव और इवन पॉजिटिव इन सम केसेस। सो कोई बड़ा रेगुलर ट्रेंड नहीं है, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं द रिडक्शन पोटेंशियल्स आर ग्रोइंग फ्रॉम मोर नेगेटिव टुवर्ड्स लेस नेगेटिव। और ये जिंक और कॉपर का और निकल को भी हम डिस्कस करेंगे कि निकल और मैंगनीज, जिंक, कॉपर में ये वेरिएशंस क्यों हैं। अब चलिए, एक प्रिंसिपल तो हम पहले इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल जो है सॉल्यूशन में जाके उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो और दूसरी बात हम यहाँ पे डिस्कशन से, देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बाई पॉजिटिव केटायंस, ये भी हमें डिस्कस करना है। तो ऐसा क्यों है, हमने देखा कि ग्राफ बड़ा इरेगुलर सा है, हालांकि मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ गया है ये, बट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। तो ऐसा इसलिए है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है आपने पहले ही देखा कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का एक रेगुलर ट्रेंड है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है। किसी ने 5 डी ओवरलैप्स किए हैं तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी हाई होगी। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपने पहले देख चुके हैं आपकी, बड़ा रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इन 2 कारणों से डाई पॉजिटिव केटायंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका भी कोई एक, जैसे कोई
ग्राफ आता है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ्स देखें आपने सीधा, ऐसा तो कोई ग्राफ है नहीं इनका। जो रिडक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है वो ऐसे 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 पैची जर्की सा आ रहा है। तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज द आयनाइजेशन एंथैल्पीज, जब आप बाई पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पीज? फर्स्ट और सेकंड। द फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द सब्लिमेशन एंथैल्पीज do not show a regular trend. Therefore, the trend of reduction potential of bipositive cations is also irregular, क्योंकि ये इन पर डिपेंड करता है। जब ये रेगुलर नहीं है, इनका भी हर केस में, जैसे स्कैंडियम से आप टाइटेनियम में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगी, टाइटेनियम से वैनेडियम में जाएंगे तो पता नहीं डिक्रीज हो जाएंगी या इंक्रीज हो जाएंगी, फिर क्रोमियम में जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो जिस तरह से एब्रप्टली या इरेटिकली ये दोनों चीज़ें इरेगुलर हैं, वैसे ही ई नॉट भी इरेगुलर है, क्योंकि वो इन पे डिपेंड करती है। देन एक और चीज हमने नोटिस की, देयर इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ गेटिंग लेस नेगेटिव फ्रॉम हाईली नेगेटिव अलोंग द सीरीज। हमने ये बात की ना कि जैसे ही हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाते हैं तो टाइटेनियम की रिडक्शन पोटेंशियल तो जो है दैट इज -1.63 और कॉपर कहाँ +0.34 वोल्ट है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल्स माइनस से पॉजिटिव या ज़्यादा माइनस से कम माइनस क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि जैसे हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ या ट्रांजिशन सीरीज के शुरुआत से अंत की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम भी बढ़ता जाता है, रफली बढ़ता जाता है। तो जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं डाई पॉजिटिव हैं वो कम स्टेबल भी होती जाएंगी एक्वस मीडियम में। वो एक अलग इसका डायमेंशन है। तो हम क्या लिखेंगे? द जनरल ट्रेंड ऑफ गेटिंग, व्हाई देयर इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ गेटिंग लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम हाईली नेगेटिव अलोंग ए सीरीज। तो आवर आंसर शुड बी दैट व्हेन वी मूव अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज द फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर increasing. That makes the reduction potential to rise from more negative to less negative, or even from more negative to कॉपर पॉजिटिव है। बट याद रखें कि एंड ऑफ द सीरीज में फिर से -7.6 है, तो हम ये बोलेंगे कि ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव ही बोलेंगे जनरली। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, वो है कि कॉपर इज द ओनली मेटल इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शोज और टू शो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर इज द ओनली मेटल इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू शो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितनी है? +0.34 वोल्ट। इस चीज को पूछने का एक और तरीका भी हो सकता है कि कॉपर इज द ओनली मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच कैन नॉट रिलीज H2 फ्रॉम एन एसिड। क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जब पॉजिटिव हो जाएगी तो वो किसी भी एसिड को इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एसिड में क्या होता है जैसे HCl है, जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। अब जिंक इज बाउंड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव, क्योंकि इसकी 0 होती है, तो क्या हो जाएगा ZnCl2 + H2। लेकिन जिंक की जगह अगर कॉपर होगा तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। ये बात और ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके, इन बातों का मतलब तो एक ही है। अगर ट्विस्ट कर देंगे तो ऐसा, डायरेक्टली पूछेंगे तो इस तरह से। तो अब देखें कॉपर के केस में क्या है। कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज कुछ इस तरह से है कि इसकी कॉपर की, हालांकि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव तक जाना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कोई बहुत कम नहीं है, सब्लिमेशन एंथैल्पी भी बहुत कम नहीं है। हालांकि सब्लिमेशन एंथैल्पी तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, लेकिन सब्लिमेशन एंथैल्पी कॉपर की बहुत हाई नहीं है। बट कॉपर की जो है वो फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत हाई हैं। लेकिन
इसके बावजूद अगर ये पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है तो उसका कारण ये है कि इसकी सब्लिमेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब कॉपर 2 पॉजिटिव का केटायन वाटर में एंटर करता है देन देयर इज रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो आप याद रखें, द सम ऑफ हाई ionization enthalpy and sublimation enthalpy are balanced by its very high hydration enthalpy। कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई है जो इसकी हाई सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देता है। दैट्स व्हाई इट शोज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ +0.34। Next thing which has to be discussed is nickel and zinc, oblique ना माने इसको and माने, show more negative रिडक्शन पोटेंशियल दैन एक्सपेक्टेड। मैंने आपको बताया था ना कि जिंक ने बहुत लंबी छलांग मारी है और निकल की भी रिडक्शन पोटेंशियल हम इतनी कम नहीं एक्सपेक्ट करते थे, -0.28 नहीं, -0.25 नहीं एक्सपेक्ट करते थे, नेगेटिव नहीं एक्सपेक्ट करते थे लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं। सो वाई ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्यों शो की हैं निकल और जिंक ने, ये भी एक क्वेश्चन है। अब देखिए मैंगनीज और जिंक, मैंगनीज और जिंक जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, उम्मीद से ज़्यादा। इसका मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेहद स्टेबल हैं, क्योंकि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किस चीज़ का इंडिकेशन है? स्टेबिलिटी ऑफ दैट केटायन। मैंगनीज +2 को आप देखें तो मैंगनीज +2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5,4s0, जिंक +2 की होती है 3d10,4s0। आपको साफ दिख रहा है मैंगनीज हैज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, एंड जिंक हैज फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो इनकी बेहद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के कारण मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव हैव highly stable half filled and fully filled d orbitals in their +2 oxidation states. Therefore they show more negative reduction potential than expected. Therefore they show more negative electrode potential than expected. बट जब निकल की बात करें, निकल के केस में तो ऐसा नहीं है, कॉन्फ़िगरेशनल फैक्टर नहीं है, तो निकल 2 पॉजिटिव में ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का कारण है कि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा और जिंक का कारण है इनकी बेहद स्टेबल हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, लेकिन निकल 2 पॉजिटिव के लिए ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का कारण है इट्स हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स।